अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा ज़ैन प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। आज के हमारे गेस्ट एक्स चेयरमैन कंप्लेंट सेल सीएम पंजाब और शुजाबाद के नए आने वाली सियासतदानों में उनका शुमार होता है राना शहरियार अहमद नून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब बहुत मेहरबानी, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं, आपकी मेहरबानी है कि हम रात के इस वक्त पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट चलें ये टाइम मिल गया, क्योंकि पॉलिटिशियंस का टाइम मिलना ही बड़ा नहीं मसला होता है। आपकी मेहरबानी है राना साहब, सबसे पहले तो शुरू करते हैं पैदाइश से और फिर उसके बाद एजुकेशन से। जी। पैदाइश लाहौर में हुई थी जी, फिर एक स्कूल है लाहौर में शोएफ़ात, उसी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफ़ात से ही पढ़ा मैं, सारी ज़िंदगी उधर ही रह गया। वहीं से हाई स्कूल डिप्लोमा किया, ए लेवल्स दिए, एडवांस प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स दिए, फिर मैं लम्स चला गया। लम्स से मैंने बैचलर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें ओरिएंटेशन बताया था, वाज द यंगेस्ट एवर एट लम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक चला गया, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया मैनेजमेंट फॉर बिजनेस एक्सीलेंस में। साथ ही वहाँ पे एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन थी गवर्नमेंट फंडेड एलिवेशन नेटवर्क्स, वहाँ पे एज अ मेंटोर मेरे नीचे थे 12 मेंटीज़। आई वाज सपोज टू गाइड देम थ्रू 20,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप, उनका एक प्रोग्राम था। उसमें भी रहा मैं कुछ अर्सा, मैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में रहा, फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। फिर मैंने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फ़र्म बनाई, एडवाइजरी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स चलते रहे, टीचिंग में आ गया, कुछ अर्सा टीचिंग की लाहौर बिज़नेस स्कूल में, बल्कि लाहौर बिज़नेस स्कूल को रीवैम्प, और बल्कि उसका विजन और मिशन स्टेटमेंट मेरी लिखी हुई है, उसको रीवैम्प री लॉन्च एज ए कंसल्टेंसी किया था। फिर कॉमसेट के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चले कंसल्टेंसी के, और भी काफ़ी कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स चलते रहे। HDPI के साथ काम किया एज ए मेंटोर, एज ए लेक्चरर। पाकिस्तान में एक स्टार्ट हुआ था 2016 में टीम अप के नाम से, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के, वहाँ भी एज ए मेंटोर काम किया, कुछ लोगों को गाइड किया फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स के, कुछ विम्पलकॉम ने सीड फंडिंग दी थी उस सिलसिले में। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आ गए आखिर 2015 में। प्रैक्टिकली जो लोकल बॉडी इलेक्शंस था उससे कुछ अर्सा पहले ही पॉलिटिक्स में आ गए। जो अपनी एक्सपर्टीज़ थी, जो अपनी स्किल्स थी, इधर अप्लाई करना शुरू की। 2015 की जो इलेक्शन था, मेरा कह लें कि प्रॉपर पहला इलेक्शन था कि पूरे हलके में टीम्स बना के कैंपेनिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। और हम हालांकि अपोजिशन में थे, हमारा शायद वाहिद हलका होगा कि हमने इंडिपेंडेंट होते हुए ज़्यादा सीट्स बनाई रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, जो बड़ा पाकिस्तान में एक बहुत कम ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी की सीट्स कम हो और अपोजिशन की ज़्यादा हो। खैर, वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा, क्योंकि पहले हम क्लोज मार्जिन से इलेक्शंस हार रहे थे। तब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, बाई इलेक्शन आ गया 2016 का, उसमें भी काफ़ी मेहनत की। मेरे ख्याल से उस वक्त के जो बाई इलेक्शन हुए थे, दैट वाज द हाईएस्ट मार्जिन एवर इन साउथ पंजाब फॉर अ बाई इलेक्शन। 77,000 वोट्स की विक्ट्री हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं NITB के बोर्ड पे भी रहा, फिर हल्के में भी कोशिश की कि बेहतर तरीके से मामलात को कर सकें, साथ साथ सियासत भी चलती रही। फिर ये कोविड के दौरान मैंने ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप में भी एग्जीक्यूटिव मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। थोड़े अरसे के लिए किया था, ज़्यादातर ऑनलाइन था। बाकी पॉलिटिक्स में ही चलता रहा। पॉलिटिक्स में कोशिश की कि कुछ पॉलिटिक्स पे बाद में आते हैं, कुछ पहले तो क्योंकि अभी आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया, जी जी, तो इसी से ही शुरू करते हैं कि आपने यहाँ पर भी स्टडीज़ की, फिर आप फ़ॉरेन चले गए, तो इतना गैप क्यों है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में? और वहाँ पे फील होता है कि यहाँ का बच्चा और वहाँ का बच्चा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेसिकली इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा बनाया गया मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। इश्यूज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा है। ड्रैकोनियन सिस्टम है, थोड़ा सा ब्रिटिश का जो था उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखें जो एजुकेशन सिस्टम्स है मॉडर्न, वो काफ़ी अब मॉडर्नाइज हो गए हैं, काफ़ी इनोवेशन आ गई है। मिसाल के तौर पे मैंने अमेरिकन स्कूलिंग भी देखी है, मैंने अमेरिकन स्टाइल ऑफ यूनिवर्सिटी भी देखा है, ब्रिटिश स्टाइल ऑफ यूनिवर्सिटी भी देखा है। मैं कहूँगा कि अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ मच बेटर दैन द ब्रिटिश वन, कि वो अभी भी जैसे हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है उसे सिमिलर है, रोट लर्निंग पे बेस्ड है, और वो कोई प्रैक्टिकलिटीज़ पे बेस्ड नहीं। अब दुनिया में अब तरक्की हुई है, तो फिनिश एजुकेशन सिस्टम इज़ कंसिडर्ड टू बी द रोल मॉडल फॉर एवरीवन। बिल्कुल। उसमें क्या है, उसमें ये नहीं है कि आपने ये लर्न किया कि ये चीज़ कैसे बननी है, कि कैसे होना है, इसके फॉर्मूलाज चीज़ें। उसमें एम्फेसिस है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है उन चीज़ों की। मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस क्या है दुनिया में, और वो पाकिस्तान से उनका क्या वास्ता पड़ना, और पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड करके या ना करके या रिलेशंस रख के या ना रख के क्या अपनी मुल्क में अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अब एडवांस लेवल पे लर्निंग चली गई है। हम बहुत पीछे खड़े हैं, हम कॉन्सेप्चुअल पे खड़े हैं। अब लर्निंग होगी प्रैक्टिकल बेस्ड, कि बच्चों को छोटी उम्र से सिखाया जाता है कि उनको आने वाली ज़िंदगी में किन चीज़ों का फ़ायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम भी और ब्रिटिश भी, हम अभी भी पुराने एरा में फंसे हुए हैं। ड्रैकोनियन वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है कि उसमें कोई चीज़ एम्फेसिस इतना नहीं है कि कोई ज़िंदगी में आगे बेहतरी है। बस ये है कि उनको फॉर्मूलाज, उनको जितने भी कह लें कि थ्योरम्स वगैरह वो याद कराए जाए, जिनका प्रैक्टिकली कभी उनको ज़िंदगी में कभी उसकी एप्लीकेशन ही नहीं यहीं होगी। पे ऐड करता चलता हूँ, आज तक हमारी कंप्यूटर स्टडीज़ वही चल रही हैं जो P1 पे हुआ करती थी, और पता नहीं क्यों हम लोग उसको मॉडर्न नहीं करने जा रहे। और आज कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है आपके पाकिस्तान में जिसका हम नाम लें जो यहाँ से पढ़ा हुआ हो, या एटलीस्ट जिसका कोई नाम सुना हमने पाकिस्तान में। इसकी क्या रीज़न? देखिए हैं तो सही, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन से किसी और मुल्क के पासपोर्ट होल्डर बन जाते हैं सही। इसमें, क्योंकि अब मौके नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एक तो पहले आपके वाली बात कि प्राइमरी स्कूल ऑफ एजुकेशन का जो सिस्टम है यहाँ पे, और सेकेंडरी भी, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। उसके बाद जो निकल भी आता है सिस्टम से, मेहनत भी कर जाता है, कहीं ना कहीं पहुँच भी जाता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से पाकिस्तान वापस आना प्रेफर नहीं करता। वो जिस भी मुल्क में तालीम हासिल करता है या उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलती है, तो अपने एक्सपर्टीज़ उधर ही देता है कि मुझे यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलना। आप बाहर से आए वापस पाकिस्तान, अपने मुल्क को आके आपने सर्व किया जिस तरह आपने बताया, और कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में भी दोबारा इन हुए। तो मैं यही सवाल करता हूँ, आज की जितनी भी यंग जनरेशन है वो मुल्क से जाने को तैयार खड़ी है कि कोई वीज़ा मिल जाए एंड दे शुड जस्ट लीव। तो ऐसा क्यों? बैंड वैगन इफेक्ट है। इकोनॉमिकली द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग राइट नाउ। पाकिस्तान में नो डाउट पिछले 2-3 साल में इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा वर्सन हुई हैं और कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत नीचे आए हैं, जिसकी वजह से बैंड वैगन इफेक्ट क्रिएट हुआ है कि 1-2 सक्सेस स्टोरीज बनी है। कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया। तो उनकी देखा देखी में बहुत ज़्यादा लोग लीगली एज वेल एज इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी और अपने फ्यूचर को, लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस स्टोरीज 1-2 सुनने को मिलती हैं, 8 से 9-10 में से सक्सेस स्टोरीज नहीं होती। उनके बड़े हैरोइंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत बुरा होता है उनके साथ। स्पेशली जो इलीगली जाते हैं वो तो अक्सर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और जो लीगली भी जाते हैं उनको वो मौके वहाँ नहीं मिल पाते। उनकी यानी मिसाल के तौर पे अगर डिग्री कोई टेक्निकल साइंसेज की है, दे ड्राइविंग ऊबर्स ओवर देयर। बिल्कुल बिल्कुल है। और उसके बावजूद, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। बिल्कुल। कोविड के बाद से हाइपर इन्फ्लेशन दुनिया भर में एग्जिस्ट कर रही है। दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। जिस वो मकसद की बुनियाद पे गए हैं वो वहाँ पे नहीं कर पा रहे, लेकिन फेस सेविंग की वजह से इधर से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, फिर रिवर्सल ब्रेन ड्रेन अभी तक। एक तो ये वजह भी है कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट बेहतरी नहीं आई, स्पेशली जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होता है या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल भी बहाल नहीं हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसका एक रीज़न है, और दूसरा हमारा एक लीगल सिस्टम एक बहुत बड़ी एक हर्डल बनता जा रहा है चीज़ों की बेहतरी में। बिल्कुल कि यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का कारोबार करना हो तो उसके खिलाफ 10 मिनट में आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अभी आपने बताया आपने बाहर फर्म्स में काम किया जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बड़ा काम किया करते थे, लोगों को बताते थे। कोई एक ऐसा आज तक इदारा सुनने में नहीं आया जो साउथ पंजाब में गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया हो, शुजाबाद में, जलालपुर में? तो इसकी क्या रीज़न है? देखिए, हमारे जो बस में होता है वो हम करते हैं, ये मैक्रो लेवल पर काम है कि यानी कि फेडरल लेवल पे वो इस तरह की कोई ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह बनाएं। इन्हें ट्राई तो किया है, टेफ्टा, नेफ्टेक ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ताकि प्रैक्टिकली लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकें। आजकल ई कॉमर्स का दौर है, बिल्कुल। तो ई कॉमर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स नेफ्टेक प्रोवाइड कर रहा है। 2000 मेरे ख्याल से 18-19 से प्रोवाइड कर रहे हैं, नेफ्टेक भी प्रोवाइड कर रहा है, टेफ्टा भी कर रहा है। शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला में हमने फ्री कोर्सेज अरेंज कराए हैं उसके। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपकी बात है कि प्रॉपर एक सेल नहीं बन सका, इसकी 2-3 रीजंस है। एक तो पाकिस्तान में वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, सही। सीड फंडिंग बेसिकली चाहिए एंटरप्रेन्योर को। आइडियाज़ तो यहाँ पे हर किसी के पास है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी लॉन्च के लिए आपको गाइडेंस के अलावा सिग्निफिकेंट फंडिंग चाहिए। बिल्कुल ऐसा। गवर्नमेंट ये चीज़ें समझने से कासिर है। वो जो भी गवर्नमेंट हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो भी पावर में है, वो हमेशा फ्लैशी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, बिल्कुल, कि जिससे उनकी विजिबिलिटी क्रिएट होगी। अगर किसी आप एंटरप्रेन्योर को किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए, उसके साइंटिफिक आइडिया के लिए आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं,
तो उनके लिए दैट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। इसके बरक्स अगर आप उनको कोई टैक्सीज दे देंगे या उनको कोई पिकअप्स दे देंगे या ट्रैक्टर्स दे देंगे, उससे ज़्यादा विजिबिलिटी क्रिएट होगी। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर चीज़ें PMLN ने दी, जो भी हुकूमत आए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, वो सब के निसार इसी पे होता है कि ज़रा शो बन जाए, इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए, टैंजिबल कोई इम्पैक्ट हो, इनटैंजिबल की तरफ हो नहीं जाता। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा सर आजकल एक बड़ा एक इशू चल रहा है कि आप तो बाहर रह कर है तो आपको अंदाज़ा है बाहर की मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है। साउथ पंजाब तो कंपैरिजन अपर पंजाब से भी नहीं कर सकता। आपके वालिद साहब MNA हैं और आज के नहीं 3 टेन्योर उन्होंने गुजारे, पिछले और अब ये, तो अभी तक कोई इस तरह का कोई एक खातिर खा चीज़ आज तक नहीं सुनने में आई कि साउथ पंजाब के लिए कोई आवाज़ उठी हो कि बराबर का कोई हम लोग हेल्थ सेंटर ही क्रिएट कर सके हों। हमारे आज तक इस पूरे खित्ते में शुजाबाद, जलालपुर के अंदर आज तक कोई मेंटल रिहैब सेंटर ही नहीं बन सका कि जिसके ऊपर हम उनसे बात कर सकें। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसमें जो हेल्थ वाली हमने बात की, यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट एक आया था निश्तर 2, उसका स्टार्ट हुआ 2016 में, अप्रूव हुआ था वो DCC की मीटिंग में। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन PTI गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई और जाके इनाग्रेट ये केयर टेकर सेटअप के दौरान हुआ। वो सिग्निफिकेंट एक शुजाबाद जलालपुर आवाम के लिए मैं समझता हूँ वो एक मेगा प्रोजेक्ट है। मैक्रो लेवल पे वो बड़ा प्रोजेक्ट वही है। माइक्रो लेवल पे हम जो कर सकते थे, हमने OGDCL से, पार्कों से, मिसिंग फैसिलिटीज़, मुख्तलिफ PHUs की, मुख्तलिफ RHCs की, हम अपने जितने हमारे बस में था, क्योंकि गवर्नमेंट मिसिंग फैसिलिटीज़ को पार्लियामेंटेरियन फंड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट फंड कर सकती है। हेल्थ काउंसिल्स इन्हें बनाए थे, उसमें कुछ मैं मेंबर था, हमने कोशिश की थी कि हम जो गैप है फिल कर सकें। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात ठीक है, वो अप टू द मार्क नहीं रहा। हमने कुछ नए BHUs भी डेवलप कराए कि उसको थोड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट करा दें, कुछ चीज़ें करा दें, एम्बुलेंसेज दिला दी हमने पार्कों से, OGDCL से, लेकिन अभी एक सिग्निफिकेंट गैप है। यहाँ पे हमने कोशिश की थी जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बने दोनों तहसीलों के संगम पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी हुकूमत को साउथ पंजाब की बोलते तो हैं बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिकली जब भी बात आती है तो वो उससे फिर जाते हैं। रान साहब, अभी हेल्थ के ऊपर बात हुई, मेंटल हेल्थ का एक बड़ा इशू चल रहा है ग्लोबली। कहा जाता है कि हर 100 में से 4 लोग जो है मेंटल हेल्थ को बड़ा फेस कर रहे हैं। कोई इस तरह का इदारा आज तक क्यों साउथ पंजाब में लॉन्च नहीं हो सका? या हमारी प्रेफरेंस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर, या हम लोगों को फील ही नहीं हो रहा कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है? मैं तो कहूँगा साउथ पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान लेवल पे एक इशू है। मेंटल हेल्थ इज़ अ टैबू, नोबडी इज़ विलिंग टू टॉक अबाउट इट। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काउंसलिंग को फ्राउन अपॉन किया जाता है। हालांकि दुनिया भर में कोई भी इंसिडेंट होता है, किसी की डेथ होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उसको PTSD से रिकवर करने के लिए काउंसलिंग के लिए रेफ़र किया जाता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काउंसलिंग को समझते हैं जैसे कोई साइकियाट्रिक पेशेंट बन गया और उसने किसी साइकियाट्रिक वार्ड में जाके ट्रीटमेंट करा रहा है। हालांकि काउंसलिंग इज़ नथिंग। जैसे आप और मैं बैठे बात कर रहे हैं, उसमें यही होता है कि और 2 इंडिविजुअल्स आपस में बैठे बात करें, दिल का हाल, वो दिल बेसिकली अपने हल्का कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में ये सिग्निफिकेंट इशू है कि इसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, ना पॉलिसी मेकर्स की, ना प्राइवेट इदारों की, ना NGOs की। कोई सिग्निफिकेंट इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। इसकी खुशाइन बात ये भी हो सकती है, एक वजह ये भी हो सकती है कि सुसाइड रेट इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, इसलिए इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ मेंटल हेल्थ एक सिग्निफिकेंट इशू है माशरे का, जो अक्सर इग्नोर हो जाता है और नहीं होना चाहिए। आपने बात की सुसाइड वगैरह की, हम लोग अभी देख रहे हैं वायलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये भी उसी की एक किस्म है। लोग अपना निकाल नहीं पा रहे तो वो किसी न किसी तरीके से वायलेंस में निकाल रहे हैं। देखिए, एंगर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। तो एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आधी ज़्यादा पॉपुलेशन को है। कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो पूरी ट्रैफिक इसलिए ब्लॉक नहीं होती कि कोई एक दूसरे का हाल पूछ रहे होते हैं या पूछ रहे ठीक हो, वो लड़ने के लिए होती है। 2 लड़ रहे हैं तो फिर उनके पीछे 2 और आ जाएंगे, फिर 2 उसकी तरफ से आ जाएंगे। एक यानी कि यहाँ पे जो भी लोगों को एंग्जाइटीज़ हैं, डिप्रेशंस हैं, वो एंगर के ज़रिए निकालते हैं। बेशक वो डोमेस्टिक वायलेंस की फॉर्म में हो या पब्लिकली कुछ ऐसे हरकत के फॉर्म में हो जो उनको नहीं करनी चाहिए। बात आपकी ठीक है। हमारा माशरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है कि शायद पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं है, कि एंगर मैनेजमेंट इज़ अ सिग्निफिकेंट इशू इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में मैं एक सजेशन भी दूंगा कि बेशक गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रही। आपके वाले साहब 4 दफ़ा के MNA, ही शुड पुट दिस इन नेशनल असम्बली अपने शुजाबाद और जलालपुर की आवाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात बचा है। अगला टॉपिक सर हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स का। हमारे इस पूरे पाकिस्तान के अंदर आजकल ड्रग्स बहुत आम है, लेकिन बहुत कम जगह हैं जहाँ पे उनके रिहैब सेंटर हैं। अगर यहाँ किसी को ड्रग एडिक्ट है, उसको लाहौर जाना पड़ता है रिहैब्स के लिए या मुल्तान जाना पड़ता है।
तो आपका नहीं ख्याल कि हर तहसील में एक रिहैब सेंटर होना चाहिए क्वालिटी का, कि जिसमें लोग अपने बच्चों को जो ड्रग एडिक्ट है उनको डाल सकें? ये अभी पिछले दौर में एंटी नारकोटिक्स के जो डिपार्टमेंट है शाहजैन बुख्ती साहब के पास, तो उन्होंने कोशिश की थी कि रिहैब सेंटर्स फॉर्म कर सकें डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे एटलीस्ट, फिर तहसील लेवल पे डाउन द लाइन एक पूरा एक बनाया था उन्हें फ्रेमिंग। अनफॉर्चुनेटली वो मटीरियलाइज़ नहीं हो सका, वही फंडिंग की मसाइल आ जाते हैं, प्रायोरिटीज़ के मसाइल आ जाते हैं। अब इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल ख़ास करके स्कूल्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर 1 इशू इज़ ड्रग्स नाउ। बिल्कुल ऐसा। कि ये जो नए नए नशे आ गए, आइस वगैरह, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रिवेलेंट होंगे, तो उनको चलो कंडेम भी करना है, रोकना भी, लेकिन जो पड़ गए उनको निकालने के लिए रिहैब सेंटर्स बहुत ज़रूरी हैं। और जो रिहैब सेंटर एग्जिस्ट करते हैं या तो वो अप टू द मार्क नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बिल्कुल ऐसा। एलीट्स के अलावा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक ही सिग्निफिकेंट इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए। अब ड्रग्स का इशू इतना बढ़ चुका है कि अगर हम 10 लोग कहीं बैठे हों, उनमें से 6 to 7 पीपल आर यूजिंग दोज ड्रग्स। बिल्कुल। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और आप लोगों को भी पेरेंटिंग का भी इशू है कि इसमें थोड़ा सा अगर उनको बेहतर रिलीजियस नॉलेज इन डॉक्ट्राइन उनके अंदर हो जाए तो वो इस तरफ उनका रुझान भी डेवलप नहीं होगा। बिल्कुल। उनका रुझान यही होता है कि एक एस्केपिज्म मोड है, उसको समझते नहीं है कि वो अपनी दुनिया क्या आखिरत के साथ भी बहुत बुरा कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स इसमें बहुत पॉजिटिव किरदार, कहीं ना कहीं फिर बात मेंटल हेल्थ की तरफ चली जाएगी आई गेस, मेंटल कंडीशनिंग। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा रान साहब, दूसरी बात, आप बाहर रह के, बाहर के लोग टैक्सेस पे करते हैं, उनको इन रिटर्न बहुत कुछ मिलता है, उनकी हेल्थ फ्री है, इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पाकिस्तान का एक आम इंसान, आम आदमी जो है, वो टैक्स क्यों भरे? उसको क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कि वो टैक्सेस पे करे? पाकिस्तान में टैक्सेस चाहे ना चाहे हर कोई पे करे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। बिल्कुल। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है, स्पेशली सैलरीड क्लास को बहुत ज़्यादा हेवीली टैक्स किया जाता है, इन रिटर्न में कुछ दिया नहीं जाता। तो इसमें ये गवर्नमेंट ये कर सकती है, पॉजिटिव इनिशिएटिव इन्हें लिए कि जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको वो ऑफिशियल पासपोर्ट्स दे रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि 60 और कंट्रीज़ वीज़ा फ्री हो जाती हैं, दैट यानी कि उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो शर्म आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के इनिशिएटिव इनको लेने चाहिए ताकि लोगों को मोटिवेशन हो कि हम टैक्स भरें तो हमें क्या मिल रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बाकी चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं, और इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा, दोनों को फैसिलिटीज़ सेम ही मिल रही हैं और दोनों ही सूरत हाल में अनफॉर्चुनेटली अप टू द मार्क नहीं है। फाइनेंस और अकाउंटिंग की आपकी डिग्रीज हैं, पाकिस्तान बहुत इस टाइम क्रिटिकल कंडीशन में, आपको लगता है कि इसका मसला क्या और इसके सॉल्यूशंस क्या? पाकिस्तान का जो बेसिकली मसला आज से नहीं शुरू होता, इसका ब्लेम आप किसी एक पॉलिटिकल रिजीम या मिलिट्री रिजीम पे नहीं डाल सकते। एक तो इसकी जब फॉर्मेशन हुई थी तब हमारे पास रिसोर्सेज उस लेवल की नहीं थी जितनी हमारी आबादी थी, लेकिन 47 से लेके 1960s तक हम इतना कोई बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमें एशियन टाइगर भी कहा जा रहा था। जब ये आपका शुरू हुआ है डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, डेकेड ऑफ ग्रोथ अयूब खान साहब का, तब हम एक डेड ट्रैप में फंस गए। हम बेसिकली हुआ ये है कि जैसे उर्दू की में कहते हैं कि चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, हमने वो पॉलिसी इख्तियार नहीं की। हम अपनी औकात से ज़्यादा कह लें या अपनी आमदन से ज़्यादा हमने खर्च करना शुरू कर दिया। कैसे किया? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एडवाइज़र बन गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अयूब खान के दौर में। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट कैनाल नेटवर्क सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो इधर इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास डैम्स होने चाहिए, वो डैम भी फिर उसी लेवल के होने चाहिए। बिल्कुल। मंगला और तरबेला सिग्निफिकेंट डैम्स की फंडिंग का मामला आया, अयूब खान साहब ने, उनकी गवर्नमेंट ने कहा हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कहते नहीं कोई मसला नहीं, आप एशियन टाइगर हैं, आप ये बना लें, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ जाएगी, आप बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे, अभी पे ऑफ कर देंगे। वो जो हमने उस ज़माने में कर्जे लिए IRDB से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो एक सिलसिला स्टार्ट हो गया कि हम कर्जे ले के अपने घर का खर्चा चलाने लग गए। हम एक डेट ट्रैप में फंसते गए। फिर हम ये तो इंटरनेशनल डेट ट्रैप जिसमें फंस रहे थे, फिर लोकली जो हमने IPPs को हमने यहाँ पे इजाज़त दी फॉर्मेशन की कि IPPs का ये पॉलिसी शुरू में थी कि लैंड आप एक्वायर करें, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, सेटअप कॉस्ट के, फ्यूल भी प्रोवाइड करेगी और वो रीएम्बर्स होती जाएगी चीज़। उसमें हुआ ये कि कुछ चेहरे जो प्राइवेटाइजेशन के भी बेनिफिशरीज थे, बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन में हमेशा से पाकिस्तान नहीं
प्राइवेटाइजेशन हैज़ ऑलवेज मेड द वेल्दी वेल्दियर। बिल्कुल है सर। वो होती ही एक सिग्निफिकेंट 1% के लिए कि वो ज़्यादा अमीर से अमीरतर हो जाए। दुनिया भर में इस तरह हुआ, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई भी चीज़ हो जब भी प्राइवेटाइज हुई है तो हमेशा सर्टेन इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हुआ। उन्हीं इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हुआ IPPs वाली रजीम में भी। तो वहाँ पे एक सर्कुलर डेट का इशू शुरू हो गया कि इदारों ने दूसरे के पैसे देने थे, PSO के वाजिबात थे, फिर इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के डिस्कोस के वाजिबात थे। वो चीज़ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बलून क्रिएट होता गया। बलून कभी ना कभी बर्स्ट होना था। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, अनफॉर्चुनेटली हम जितने बड़े डेट क्राइसिस में, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं हैं। पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट इतनी सोफिस्टिकेटेड ही नहीं है कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकें। यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेशन और बबल की बेस्ड पे फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी ऑपरेट करती हैं। वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं कि हमारी इकोनॉमी को गिरा दें या चढ़ा लें। हम बेसिकली एक डेट क्राइसिस में हैं। उस डेट क्राइसिस से निकलना बहुत, उसके लिए हाश फैसले लेने पड़ेंगे, और वो ऐसे फैसले होंगे कि आने वाले वक्त में मुल्क को दिक्कत आएगी, क्योंकि जो आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज होती हैं वो आपकी बैकबोन होती हैं। अभी वक्ती तौर पे तो सब लॉस मेकिंग है, उनको आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। अगर आप उनको फुली प्राइवेटाइज करते हैं तो गवर्नमेंट के पास फ्यूचर में रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा। रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी तो चाहिए आने वाले वक्तों में, तो फिर आप गवर्नमेंट ही प्राइवेटाइज कर दें। तो इसका एक जो मेरे दिमाग में सोल्यूशन बेहतर आता है वो ये आता है कि हम डाइल्यूट कर लें SOEs के जो शेयर्स हैं, हम फुली प्राइवेटाइज ना करें, इनकी मैनेजमेंट हम हैंड ओवर कर दें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो इसको बेहतर तरीके से चला सकें, और हम इसमें रिटेन करें सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, ताकि कल को जब वो प्रॉफिट मेकिंग हो तो मुल्क और कौम को भी फ़ायदा हो, क्योंकि उनके टैक्स के पैसों से ही बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा। अगर हम आज ये कर देंगे, फ़र्ज़ किया प्राइवेटाइज, तो प्राइवेटाइजेशन से होना क्या है कि पिछली डेट नहीं उतारी जाएगी, गवर्नमेंट जो भी होगी वो एक सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग स्प्री पे आ जाएगी। बिल्कुल। एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स वुड बी स्पेंट ऑन थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। तो सबसे बेहतर तो यही है कि पहले हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर्ब करें, हम लिमिट्स लगाएं, क्योंकि हमारे GDP को सिग्निफिकेंट रेट पे वैसे ग्रो नहीं कर रहा। हम इतनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, इतनी डेवलपमेंट फंडिंग हो कि GDP हम सस्टेन कर सकें 2% पे। बाकी हम डेट उतारने पे हैं ताकि हम ईजी हो सके, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ईजी हो सके। बिल्कुल। क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से। बिल्कुल। जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन प्रिकेरियस होगी, हमने मुख्तलिफ हुकूमतों के आगे मुख्तलिफ मुल्कों का एक कशकोल रखना है, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली फिर हम वो आज़ादाना फ़ैसले नहीं ले पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपना जो हमारे पे डेट है, फॉरेन भी लोकल भी, उसको प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए और चीज़ों को, जैसे अंडर यूटिलाइज कोई लैंड्स हैं, अनयूटिलाइज लैंड्स हैं, गवर्नमेंट लैंड्स हैं, उनके लीज पे ऑक्शन कर दें, उनकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करके हम एक बार डेट फ्री हो जाए, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान की कोई मसला नहीं। जब तक ये है कि दोबारा भी कोई पुअर गवर्नेंस आ गई, दोबारा हम ट्रैप में फंस जाएंगे। अगर अच्छी गवर्नेंस आ जाए, बेसिक गवर्नेंस भी आ जाए, कोई हाईली कह लें कि नाअहल और करप्ट लोग ना आए, आम लोग भी आ जाएं, तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की की राह पे गामज़द। अभी ये गवर्नमेंट इस तरह की है? अभी तो ये गवर्नमेंट इन्फेंसी में है। नहीं, करप्ट लोग इसमें नहीं है, आपका कहने का मतलब, मैं ये कंफर्म कर यार करप्ट लोग गवर्नमेंट से, अगर आपकी मुराद पॉलिटिशियंस है, तो पॉलिटिशियंस तो वही चलते आ रहे हैं जो पहले भी थे। असली जो मुल्क के मसाइल हैं, अगर आप फिगर्स उठा के देखें, पॉलिटिशियंस के लेवल ऑफ करप्शन सिग्निफिकेंट है, लेकिन इट इज़ पीनट्स एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ करप्शन डन बाय ब्यूरोक्रेट्स और इवन जुडिशरी। आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। जितना एसेट्स में फ़र्क आता है एक पॉलिटिशियन के जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है और छोड़ता है, इसका अगर मवाजना करें किसी भी सिविल सर्वेंट से, कोई भी CSS ऑफिसर हो, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो या PSP हो, फॉरेन सर्विस का हो, कि जो उसने सर्विस जब ज्वाइन की उसकी और उसकी फैमिली के हिसाब से कितने थे, और जब वो रिटायर हुआ उसकी और उसकी फैमिली के हिसाब से कितने थे, तो आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखेंगे कि पॉलिटिशियंस की इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया एसेट्स में जितना ब्यूरोक्रेट्स के आया, या जुडिशरी के आया, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का आया। मैं वेट कर रहा था इस नाम का, आखिरी नाम का, कि ये नाम कब आएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे चलते हैं। बचपन में शरारती थे या बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, किस तरह के? मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा था, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा था, फुल सीरियस बच्चा था। स्पोर्ट्स का शौक? इंट्रोवर्ट बच्चा था। स्पोर्ट्स देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, खेलने का नहीं? खेलने का बस गुजारा ही शौक था, ज़्यादा पढ़ने का शौक किस चीज़ का खेल में किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे? सभी खेल खेल लेते थे, ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं खेल, ज़्यादा पढ़ाई का शौक था। क्रिकेट से शौक? क्रिकेट खेल, क्रिकेट फुटबॉल देखने का शौक है? देखने का शौक था, पहले भी था, अभी भी देखते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान आउट हुई वर्ल्ड कप से, क्या कहेंगे इसमें, कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग? इसमें वही बात है, देखें दो बातें, एज ए नेशन
हमारा इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल्स आर एट द वेरी बॉटम, रॉक बॉटम हिट कर गए। इसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब बहुत सारे रीजंस, हम अगर उस बात पे डिबेट शुरू करेंगे वो फिर बहुत लंबी हो जाएगी कि हु इज़ टू ब्लेम एंड हु इज़ नॉट टू ब्लेम। लेकिन रियलिटी यही है कि लोगों का कॉन्फिडेंस इस वक्त हर तरीके से, मेंटली वी आर वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ एज अ नेशन। हमारा बिल्कुल हम अपने बॉटम पे आए हुए हैं। तो क्रिकेट टीम भी मेंटली उतनी स्ट्रांग इनफ नहीं थी। यूएसए वाले मैच में भी आप देख लें, मोहम्मद आमिर कितना एक्सपीरियंस बॉलर है, वो वाइड्स में ही जितने रन दे रहा है वही मार्जिन बना है सुपर डोंट यू ओवर थिंक में। क्रिकेट की फील्ड को क्रिकेट के एक्स या रिटायर क्रिकेटर्स लीड करें तो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत एक वजीर दाखिला आके उसकी चेयर संभाले? इसमें एक मिक्स एंड मैच होना चाहिए कि आपको कुछ क्रिकेटर्स लेने चाहिए, कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट के लोग लेने चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर्स अनफॉर्चुनेटली इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ना वो स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं ना वो चला सकते हैं। क्रिकेटर्स के पास क्रिकेटिंग एक्यूमेन होता है, वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो क्रिकेटिंग एक्यूमेन वाले एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको ज़रूर लेना चाहिए ऑन बोर्ड, और प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए जो फुल टाइम अपनी ड्यूटी इधर ही दे सके। ये ना हो कि वो 3-4 जॉब्स जगल करें। वजारत दाखिला भी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि मूवीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सीरीज़ प्रेफर करते हैं, क्या इन दोनों में से सीरीज ज़्यादातर? रान साहब अब थोड़े से बाउंसर्स हो जाएं अगर इजाज़त है। पूरा पंजाब जिस शख्स से तंग था, उस्मान बुज़दार साहब, उनके आप कंप्लेंट सेल के चेयरमैन रहे, आप क्या कहेंगे बुज़दार साहब के बारे में? बुज़दार साहब एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन आई थिंक द पोर्टफोलियो ही हैड वाज टू बिग फॉर हिम। उसमें कोशिश तो करता था हर कोई अपने बिहाफ पे, ब्यूरोक्रेसी भी करती थी। जैसे मुझे ये उहदा उन्हें दिया था तो हमने कोशिश करके एक ऐप बेहतर तरीके से लॉन्च कराई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हो सकी जिस तरीके से होना चाहिए था। शायद उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, या मेरे ख्याल से इट वाज टू बिग फॉर हिम। सही। लेकिन आप जब चेयरमैन रहे कंप्लेंट सेल के, आपके पास भी ये इन्फॉर्मेशन आई जिस तरीके से बताया गया DC 4 करोड़ और इस तरीके से? क्योंकि कंप्लेंट बॉक्स आपके पास था, उसमें थे मसाइल तो थे बहुत सारे, मैं नहीं कहूँगा कि मसाइल नहीं थे, सिग्निफिकेंट मसाइल थे। अब अच्छा नहीं लगता, अब उनकी अब पार्टी हमने छोड़ दी तो उनको क्रिटिसाइज़ करें मुनासिब नहीं है। अच्छा, जब भी ये पार्टी एफिलिएशंस चेंज की जाती हैं, हमदर्दियाँ और आपकी वफादारियाँ तब्दील, इसमें कहीं ना कहीं हल्के की आवाम का भी रोल होता है कि वो आपको? देखिए बिल्कुल होता है इसमें, क्योंकि बेसिक मकसद देखें, कोई पॉलिटिक्स करता है कोई अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए, कोई करता है अवाम की ज़िंदगी और चीज़ें बेहतर करने के लिए। पार्टी जैसे बदली गई, पहले हम PMLN में थे, PTI में गए, PTI से PMLN। पहले जब हम PMLN में थे, उसकी छोड़ने की वजह ये बनी कि PMLN हमारे साथ हमने जैसे कोशिश की थी, हमारे साथ उस तरीके से नहीं चले, ना उस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स हमें दे सके, ना उस तरीके के जो हम आवाम को कोई बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके जो हम चाह रहे थे। किया हमने काम ज़रूर किया, लेकिन इट वॉज़न्ट अप टू द मार्क। PTI में हम गए, एक उम्मीद की किरण थी, मेरी एक ख्वाहिश भी थी कि मैं स्टूडेंट लेवल से एसोसिएटेड था उस प्लेटफॉर्म से, तो वालिद साहब को मैंने मोटिवेट किया, यंग ब्लड कि चीज़ों को हम जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया हमने, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर था। उसमें हमारी कोशिश थी कि हम पाकिस्तान में एक नया सूबे का क़याम करें ताकि यहाँ हमारे 3 डिवीजन्स की आवाम को बेहतर तरीके से फंडिंग मिल सके, यहाँ की ज़िंदगी बेहतर हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI ने वादे वफा नहीं किए, ना सूबे के लिहाज से किया, ना हमारा एक बेसिक मसला था शुजाबाद जलालपुर पीर वाला रोड, तो वहाँ पे 60 से 70 कैजुअल्टीज़ हुई। तो ये पुटअप मैंने किया बुज़दार साहब के आगे बहुत बार, वालिद साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म के आगे बहुत बार पुटअप किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं कान के नीचे जूं नहीं रहेंगी, कोई इसमें किसी भी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। और लोग जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कि 1-2 लोग मरे थे, क्योंकि मुल्तान मियाँ वाली रोड की ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो गई थी, हेड पंजनत के ब्रिज पे काम हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यानी कह लें जीने मरने का इशू बना हुआ था। तो इन सब ने ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह हुआ है, इसे काफ़ी अरसा पहले ही डिसाइड कर लिया था। मैं भी इसी काफ़ी सारे पार्लियामेंटेरियंस ने, क्योंकि हम अकेले नहीं थे, दैट दे वोंट कंटिन्यू विद दिस पार्टी कि ये डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, ना कर सकेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बाद में हुआ। ये जब आपको शायद याद होगा, इलेक्शन हुआ था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेट का, तो ये वही लोग तब पार्टी से मुनहरफ हो चुके थे। सही। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस दिन पास हुआ, उससे कुछ दिन पहले एक वीडियो आई
सिंध हाउस से, जी जी। और उसके अंदर आपके वालिद साहब का एक डायलॉग या फिर आप कह लें एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ, गुरिल्ला वार ट्रेनिंग। उस दिन आप कहाँ थे और क्या ये पहले से प्री प्लान चल रहा था? सिंध हाउस जाने की वजह क्या बनी कि आप लोग उधर चले गए? मैं तो इधर नहीं था, मैं उस वक्त अमेरिका में था। बल्कि मज़े की बात है, मैं आपको बताऊं, जब मैं अमेरिका में था मुझे मुख्तलिफ कॉलेज दोस्तों की आने लग गई कि यार अब अमेरिका पैसे लेने गए हुए हैं, क्योंकि तो उस ज़माने में ये इल्ज़ामात चल रहे थे 25 करोड़ कि 25 करोड़ हमने लिए, हमारे साथ भी जो बाकी थे उनके पैसे भी मैं लेने गया हुआ था, शाहजैन भाई के भी पैसे मैं ही लेने गया हुआ था, चाचा रियाज के पैसे ही मैं लेने गया हुआ था। तो इकट्ठे वहाँ पे पैसे किए मैंने, अच्छा भला पैसा इकट्ठा अच्छा भला 1 आध अरब 2-3 अरब इकट्ठे किए, वहाँ पे हेलीकॉप्टर लिए, वापसी पे बस वापस करता उस दिन क्या, जिस टाइम आपने वो वीडियो देखी सिंध हाउस वाली, वो ब्रेक की मेरे ख्याल में हामिद मीर साहब ने सबसे पहले, वो सब थे, ये सारा मीडिया था, गरीदा फरूकी वगैरह। आपको कोई फ़ोन आया उस टाइम कि यार ये अंकल तो एकदम ही? हाँ सब, क्योंकि बेसिकली मैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। मेरा मौक़िफ़ ये था, जो मैंने वाले साहब को उस वक्त मशवरा दिया था, दैट ही शुड रिज़ाइन। मैंने बाकी सबको भी यही कहा था, यू शुड रिज़ाइन, कि आप रिज़ाइन करके बाई इलेक्शन में दूसरे प्लेटफॉर्म से आ जाए, बैकलैश एक आएगा। लेकिन कुछ मामलात या कुछ इदारे इस बात पे इंसिस्टेंट थे। शेख रशीद साहब ने भी रिसेंटली बताया कि एमकेएम को पहले ही इशारे हो गए थे, तो आपको भी किसी ने इशारा किया या खुद ही? मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। चलेंगे अब आप समझ जाएं। ये आपकी अपनी वो है। इसके ऊपर हम सर बात करते हैं। वापसी पीएमएलएन में चलेगा अभी आपके वालिद साहब भी उस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। आपने बताया पीटीआई ने वादे वफा ना किए। पीएमएलएन ने भी एक बजट पास किया पंजाब के अंदर, जिसमें 35% जनूबी पंजाब का पिछली दफ़ा शेयर था, जिसको रिड्यूस करके 20% कर दिया गया। आप साउथ पंजाब की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, साउथ पंजाब के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद ये बजट आया और उसमें आपके 15% ही डायरेक्ट रिड्यूस कर दिए। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बजट है, टू बी ऑनेस्ट। जो बाकी चीज़ें हैं मैक्रो लेवल पे, वो तो है ही शर्मनाक। इट्स इन, कहना नहीं चाहिए, इट्स इन IMF प्रोड्यूस बजट। ये पाकिस्तान का बजट नहीं है, ये इकोनॉमिक हिटमेंट्स का प्रिपेयर्ड बजट है, जो सीधी सी बात है। सर वो तो हो गया ना फेडरल में, मैं बात कर रहा हूँ सर पंजाब की। सूबे का भी जो आया, अनफॉर्चुनेटली वो बायस फिर पीएमएलएन ने स्टार्ट कर दी है कि नॉर्थ पंजाब को ज़्यादा फंडिंग देनी है, साउथ पंजाब को। सर नॉर्थ पंजाब तो दूर की बात, मैं यही बात आपसे करने लगा हूँ। बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान का मिला के जितना बजट है उतना सिर्फ एक लाहौर पे लगा है। तो इस पे आप लोग आवाज़, अभी बजट सेशन चल रहा है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई पार्लियामेंटेरियन इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स भी हैं वो भी इस चीज़ से खुश नहीं है, साउथ पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन पार्टी को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, और जो मेंबर्स हैं उनको भी किसी प्रॉपर तरीके से इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करनी चाहिए, ताकि इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ एक बन के अपने जो हक हैं बेहतर तरीके से ले सकें। पंजाब गवर्नमेंट ने, आप भी किसान हैं अपने आप को, मैं हूँ किसान में भाई, मैं खुद काश्त गंदम नहीं खरीदी, कैसा लग रहा है? यार मैंने अपनी खुद गंदम बहुत रिड्यूस रेट पे बेची है। ये जो इन्हें गंदम का काम किया है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इनके बस में नहीं थी कि वो केयर टेकर सेटअप में गंदम ली गई है, क्यों ली गई। रूमर्स हैं कुछ कि इट वाज अगेंस्ट सम परचेज और सेल ऑफ वेपन्स, ये जैसे भी है, जैसे भी आई, कुछ लोग इससे इस्तेफादा उठा के, लेकिन ज़्यादातर मुल्क को नुकसान हुआ क्योंकि वो लो क्वालिटी गंदम थी, पैसों से हट के। अब जो दो गवर्नमेंट ने ब्लंडर्स किए, एक ब्लंडर इन्हें ये किया कि इनने 3800 रेट मुख्तस कर दिया, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस 2600 के अराउंड होवर कर रही थी, जो हमें इंपोर्ट करने के बाद 2700 2750 की कॉस्ट करती है इंपोर्ट। दूसरा इन्हें ये किया कि इन्हें जो क्रैकडाउन किया सस्ती रोटी पॉलिसी, इनको ये अगर आज करते ना 1 जुलाई को या 15 जुलाई को, तो किसान ऊपर मार्केट में गंदम अपनी आराम से 3500 पे, 3600 पे, 3800 पे बेच के इजी हो जाता। बिल्कुल, और वो बड़ा राजी होता है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा। लेकिन इनने पॉपुलैरिटी कह लें कि पॉपुलर पॉलिटिक्स के नाम पे सस्ती रोटी का गिमिक किया। उससे हुआ ये कि जितनी फ्लोर मिल्स थे उन्हें अपनी प्राइस प्रोक्योरमेंट की कम कर दी कि आगे सस्ती चीज़ बिक रही है, तो उनको तो मौका मिल गया सस्ती प्रोड्यूस खरीदने का उन्हें, क्योंकि सीजनल क्रॉप होती है, अभी उन्हें प्रोड्यूस खरीदनी है। और जैसे आप देखते जाएंगे वक्त के साथ साथ ये प्राइस रेज करते जाएंगे जब तक अगला सीज़न आएगा। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं, जो इसकी रैमिफिकेशंस हैं, वो पाकिस्तान की स्टेट के लिए बहुत खौफनाक है। क्योंकि एक तो ये हुआ कि किसान की अगली फसल डैमेज हो गई, लेट हो गई, उसको पैसे ही नहीं है काश्त करने के। दूसरा आप देखें, सारी बाजार, दुकानें, हर चीज़ वहरान है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। एग्रीरियन इकोनॉमी है पाकिस्तान की। बिल्कुल एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन, एग्रीकल्चर से 60-65% लोगों की इनकम लिंक्ड है। बिल्कुल। तो अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होनी तो क्या ग्रोथ होनी है, कैसे मुल्क में चलना। और आगे सुने,
अगले साल भी लोगों ने गंदम काश नहीं करनी, आपके पास 2 साल का तो स्टॉक होगा, तीसरे साल आप क्या करेंगे? आप गंदम इंपोर्ट करेंगे, तो आपके पास गंदम इंपोर्ट करने के पैसे नहीं होंगे, खुदा ना खास्ता। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो एक खौफनाक स्पाइरल में पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कहना चाहिए लेकिन ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि ज़्यादातर वीट पंजाब और सिंध में पास्को होती में है। खरीदी और उसमें भी जो यार कुछ वो हुआ जो आपको कुछ पता हुआ है वो इतनी इरेगुलरिटीज़ उनके बारे में ना बात की जाए तो बेहतर है, कि वो खौफनाक इरेगुलरिटीज़ हैं। और इसके ऊपर मैं हैरान हूँ, किसी पार्लियामेंटेरियन ने आवाज़ नहीं उठाई। मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का कि आपने भी फेस किया, आपने भी इस चीज़ को फेस सही किया, किया। मैंने इस चीज़ को फेस किया, बट नॉट अ सिंगल पर्सन जिसने आवाज़ उठाई हो ऐवान में जाकर कि फेडरल ये सब कुछ कर रहा है। 500-500 रुपये बोरी के पीछे रिश्वत आपने भी भरी होगी, मैंने भी भरी। मैंने तो नहीं भरी, मैंने तो ऊपर मार्केट में ऐसे ही बेच दी यार, मिडलमैन को ही बेच दी। लेकिन किसी शख्स ने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई। किसान रुल गया, सब ने तमाशा देखा, लेकिन किसी ने भाईजान पार्लियामेंटेरियंस भी मायूस हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। चलें बेशक साउथ पंजाब का और नॉर्थ पंजाब का और सेंट्रल जिधर का भी हो, आज के दिन पार्लियामेंटेरियन की किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुनवाई हो ही नहीं रही। हुकूमत PMLN की इस टाइम मेरा नहीं ख्याल, न्यूट्रल कोई चला रहा है, मुख्तलिफ लोग चला रहे हैं। कोई तो है जो चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है कह दिया जाए तो बेहतर नहीं। पाकिस्तान जब से बना है अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी को सरवाइव नहीं करने दिया गया। यू थिंक पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी थी? मेरा नहीं ख्याल। चलें, अभी आपने 2 ब्लंडर्स बताए, जो एक साउथ पंजाब के बजट के साथ किया, दूसरा गंदम वाले। इसमें क्या देखते हैं फ्यूचर प्लान के, PMLN का फ्यूचर स्कोप क्या देख रहे हैं आप? इस वक्त तो बहुत डार्क है जी, इनको सिग्निफिकेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्हें अपना आईना देखना है, ये कल लोकल बॉडी इलेक्शंस करा लें। कोई भी हमारे यहाँ तो फिगर्स का वोट होता है, पार्टी वोट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। फिर भी कोई गवर्नमेंट पार्टी के टिकट लेने को तैयार ही नहीं होगा लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी। बिल्कुल ऐसा। तो जब तक इनका आईना आपके पास है, जब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, मतलब है कि इनको खुद ही पता है कि पॉपुलैरिटी में दे आर लैगिंग फार बिहाइंड। आप यंग ब्लड हैं, आपके वालिद साहब इस टाइम नून लीग के प्लेटफॉर्म से MNA हैं, पहले स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। तो जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जो कुछ साउथ पंजाब के साथ हो रहा है, क्या एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकती है या फिर रिज़ाइन कर जाएंगे? यार नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ पास होगी? अब ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब ऑल्टरनेटिव था, इस वक्त कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। जो आप पार्टीज़ का जिनका नाम ले रहे हैं, वैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। PTI की बात करें, PTI एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। PTI इस वक्त, आप PTI के निशान पे इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, PTI तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बिल्कुल। इस वक्त तो पाकिस्तान 1 पार्टी सिस्टम की तरफ गया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे इधर साउथ के लोगों के अंदर ये है कि जिस टाइम PTI के साथ ये सब कुछ किया गया, उन्हें दीवार से लगाया गया, आपके वालिद साहब PTI में थे और उनको मुनहरिफ हो गए, उस टाइम भी वो मेंबर पार्लियामेंट रहे और उन्होंने ये सब होते देखा कि किस तरीके से एक पार्टी को बिल्कुल डिमोलिश करने की कोशिश की, बुलडोज करने की कोशिश की कि एक जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैंने उनको मशवरा देते कि आप रिज़ाइन कर दें। अगर वो ये रिज़ाइन कर देते तो ये लोगों को ना होता अफसोस कि ये PTI के इलेक्टेड MNA और इन्हें हमारा साथ। आप यंग ब्लड हैं, आने वाले कुछ अरसे में शायद आप इलेक्शन भी कंटेस्ट करें, क्योंकि हमेशा हमारे इस साउथ पंजाब की एक तारीख है कि जाने वाला MNA कोशिश करता है बेटा मेरा एक दफ़ा बन जाए। ज़रूरी नहीं होता इसमें कोशिश। देखें, हर किसी का मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। अगर मैं सियासत में आया, मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं नेपोटिज्म या फिर इस एंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स की बुनियाद पे ना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी वाकिफ़ हैं बिल्कुल ऐसा कि मैंने पिछले 9 साल में कितना काम किया होगा, कैसे काम किया होगा, और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मैंने अपने वालिद साहब से, अपने ख़ानदान से हट के अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि एक अपनी अलग शनाख्त बनाई है। PMLN, पीपल्स पार्टी, सारे नेपोटिज्म पे आई गेस। आप भी इस बात पे यकीन करते होंगे? ज़्यादातर ऐसा ही है, क्योंकि अब देखें ना, साद रफ़ीक जैसे सीनियर लोग भी इस बात को, फिर दूसरा रुहेल असगर वगैरह कहते हैं, रुहेल असगर, शाहिद खाकान अब्बासी, इनका इशू तो यही था कि आने वाली नस्ल के आगे हम कैसे खड़े हो सकते हैं इस तरीके से। उनकी बात बिल्कुल बजा है। अब जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, आप इसे कंडेम करेंगे या आप कहेंगे कि देखें, जो 9 मई हुआ वो भी गलत है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेट है तो मुल्क है, स्टेट के खिलाफ यू शुड नेवर टेक अप आर्म्स। आपको कभी ऐसे नहीं हमलावर होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। तो वो भी गलत था। लेकिन जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बीइंग एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ फॉर्मर हीरो ऑफ दिस कंट्री एज वेल, तो ये भी गलत है। दोनों चीज़ें गलत है। इन्हीं आंखों ने आपने भी देखा, मैंने भी देखा,
वज़ीर फ़ॉरेन अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर रहे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको एक डीएसपी या एसएचओ कह लें, जो भी उस टाइम मौके, उन्होंने गिरबान से पकड़ के घसीटा। आपके वाले साहब मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, वो कैसा देखते हैं अगर कल को यही फ्यूचर आपका रहा तो आपको अफसोस नहीं होता कि यार मेंबर नहीं, गलत है ये, बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक और चीज़ चलें आपकी आवाम के लिए पूछ लेता हूँ, जलालपुर की आवाम के लिए, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात की आपने। फ्यूचर प्लान फॉर जलालपुर? बेहतर यही है कि हमने जो सोचा है कि पहले तो हम लोगों को उनकी दहलीज पे उनके मसाइल हल कर लें डेवलपमेंट रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए भी हैं। मोर और लेस आप जाएंगे हल्के में देखेंगे, आपको जितने भी स्कूल्स नज़र आएंगे, जितने भी हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे, जितने भी आपको ये सीवरेज, ड्रेनेज या टफ टाइल्स या कारपेट रोड्स नज़र आएंगी, 90% वो हमारी ही बनाई गई होंगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की मदद से हम ऑलरेडी एक हमारा इधर इनिशिएटिव शुजाबाद में चालू हुआ, 11 तहसीलों में वो काम पाए तकमील की तरफ जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जब तक ये टेन्योर ख़त्म हो, हम जो बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं उनको सैदपुर के मॉडल पे, जो इस्लामाबाद में एक मॉडल विलेज है, उसके मॉडल में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि जो आगे इनिशिएटिव हैं, क्योंकि ये लोग अपने रोज़मर्रा के मसाइल से निकलेंगे तो दे वुड बी एबल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। अभी तक वो फंसे हुए हैं गली नाली सोलिंग के मसले में। जब गली नाली सोलिंग का मसला मोर और लेस हम हल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ पंजाब में ये इशूज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे साउथ पंजाब में सिग्निफिकेंट इशूज़ हैं। लोग बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए अपने मसाइल में। जब उनके रोज़मर्रा के मसाइल हल होंगे, उनकी स्कूलिंग पे फिर हमने एक शुरू किया इनिशिएटिव। हमने सिटीज़न फाउंडेशन को ये बस्ती मिठू का हाई स्कूल दिलाया है और इसको मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करा रहे हैं। सही। तो मुख्तलिफ NGOs के तहत हम यहाँ पे स्कूल्स को बेहतर करा जाएंगे इंशाल्लाह, और कोशिश कर रहे हैं कि कॉमसैट्स का एक सब कैंपस ले आएँ, आइदर फॉर शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला, ताकि यहाँ पे एक बेहतर यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ वो ले सकें, अवेल कर सकें। जब तालीम आम हो जाएगी, तालीम में यानी कि घरों में फैल जाएगी, बच्चे बच्चियाँ इंशाल्लाह तालीम याफ्ता हो जाएंगे, उनके मसाइल बुनियादी हल होंगे, then they can think about entrepreneurship and what they should do with their lives। अभी तो वो फंसे में यार, सर्वाइव कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे। फरहान साहब, प्रोग्राम एंड की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे करता जाऊँ, क्योंकि आपने दुनिया देखी, काफ़ी मुल्कों में भी फिरे। आपके साउथ पंजाब के अंदर थाना कल्चर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह क्या समझते हैं? लैक ऑफ एजुकेशन है, या फिर ये ट्रॉमाज हैं जो हमारे जहनों से नहीं गुजर रहे, कि डोमेस्टिक वायलेंस, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? यार मेरे ख्याल से तो यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स है, कि लोगों को अपने हकूक़ का नहीं पता। जब वो हक पे भी होते हैं तब भी उन्हें पॉलिटिशियन की सपोर्ट मांगते हैं, जब ना हक होते हैं तब भी मांगते हैं। और इसमें थाना कल्चर सिर्फ साउथ पंजाब तक लिमिटेड नहीं है, पूरे पंजाब में अनफॉर्चुनेटली पुलिस का एक कल्चर ही है कि जब तक सिफारिश नहीं होगी किसी पार्लियामेंटेरियन की या इन्फ्लुएंशियल बंदे की, तब तक वो काम नहीं करेंगे। और ये नहीं कि सिफारिश के बाद वो पैसे नहीं लेते, ऐसे ही है। वो यही होता है कि अगर सिफारिश नहीं होगी तो वो 10 रुपये लेंगे, सिफारिश के बाद वो 3-4 रुपये 5 रुपये ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो अनफॉर्चुनेट बात है, वही आपकी वाली बात है कि पाकिस्तान में एक सर्जरी रिक्वायर्ड है और हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। पॉलिटिशियंस स्केपगोट हैं, ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ऐसे। खौफनाक तरीके से, स्पेशली पुलिसिंग में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में। आपके फॉरेन गेस्ट भी आते होंगे, कुछ आपके लाहौर से गेस्ट भी आपके हल्के में आते होंगे। आप जब लाहौर से रवाना होते हैं टूवर्ड्स जलालपुर, एक डाउनफॉल नज़र आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। यार अब तो बेहतरीन मोटरवे है यार, अब तो ऐसा ना उतरना भी तो है ना कहीं ना नहीं, अब मोटरवे से उतरे, इधर कारपेट रोड है, आगे भी कारपेट रोड है। बहुत बड़ा गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत बड़ा ऑब्वियसली है। उसके ऊपर कभी दोस्तों नहीं, लेकिन मैं एक ऑनेस्टली ओपिनियन दूं कि अब जो हालात हैं शुजाबाद, जो हमारे पास 55% तहसील हमारे हल्के में है, और जलालपुर पीर वाला जो तहसील है, उसके हालात जो आज से कह लें कि 15 साल पहले थे, ये अब हालात हैं। आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस मिलेंगे कि हमने कोशिश की है कि जो बिल्कुल ही बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ताकि अपहीवल आए कोई लाइफ में उनकी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एडवाइस है, एडवाइस नहीं, एक रिक्वेस्ट है कि जलालपुर के लोगों को एक रिहैब सेंटर दें, चाहे वो आप प्राइवेट दें या गवर्नमेंट की तरफ से दें, क्योंकि हर तहसील में होना चाहिए। और अब आपके पास जब तहसील ही जलालपुर है तो एटलीस्ट उसके लिए ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जलालपुर पीर वाला, शुजाबाद, दोनों में से किसी के लिए भी कोई हम NGOs की मदद से कुछ बेहतर चीज़ ला सकें। आपके मशवरे को फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम रान साहब। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, बल्कि फजर का टाइम होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।